अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, द सेल। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो सेल क्या है। ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, उसे हम कहते हैं सेल। यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट है, जो कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के तौर पर वर्क करता है बॉडी में, उसे कहते हैं सेल। और एक बॉडी यानी कि मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है। यानी कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्योंकि सिंपल होते हैं, तो उनकी बॉडी में ज़्यादा सेल मतलब कम सेल हो सकते हैं। तो उसके बाद जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें ज़्यादा जिनके मल्टी सेलुलर होते हैं, इस तरह यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ये क्या है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हमारे पास तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकता है। और सेल क्या होते हैं कि ये बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ सेल थ्योरी, के सेल थ्योरी किस तरह ओरिजिनेट हुई और इसमें सब कुछ क्या क्या था। तो जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसने सेल को स्टडी किया, तो उसने फिर अपना वर्क पब्लिश किया एक बुक में, जिसको माइक्रोफिजिया कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने अपना वर्क कहाँ पब्लिश किया था, तो माइक्रोफिजिया में। तो उसने क्या कहा था कि ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीज थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क डेड प्लांट। तो उसने एक अपने खुद से बनाई हुई सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उसने कॉर्क को स्टडी किया था, और उसने कहा देखा था कि कॉर्क होता क्या है। वैसे डेड प्लांट का, प्लांट जो डेड हो सके उनका जो मटेरियल होता है उसे हम कॉर्क कहते हैं। तो उसने इसे स्टडी किया था। उसने क्या देखा कि जो कॉर्क है उसके अंदर हनी कॉम्ब की तरह के ना हमें कुछ कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं। उसने उन्हें कहा था कि जो हर कंपार्टमेंट है ना उसे हम सेल कह सकते हैं। तो हुक के अकॉर्डिंग सेल क्या है कि एक एम्प्टी स्पेस है जिसके बाहर कोई थिक वाल्स होती हैं। और उसने क्या कहा था कि इसमें भी मतलब कुछ कंसेप्ट तो उसी का रहने दिया था कि मतलब एक जिसके अंदर वाल्स होती हैं। लेकिन बाद में जब एडवांस माइक्रोस्कोप आई तो हमें पता चला कि ये जो हमारा सेल होता है ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेली सब कुछ उसका अपना एक यानी कि अपना एक लिविंग सिस्टम है। हर सेल के लिए अपना एक उसका सिस्टम है। तो वो और जिस तरह हमारे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब इन ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। क्या पूरे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं? ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन्स का एक जो सेल होता है, उस एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब हम सेल को ये कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर जो ही क्वालिटीज़ होती हैं, फिर वही सेल आपस की क्वालिटीज़ मिलाकर एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ बनती हैं। तो ये है। तो लॉरेंस ओकन ये 1805 में एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने क्या कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ कंसिस्ट और वेसिकल्स। उसने क्या कहा था कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्ट। तो इसने क्या कहा, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क इसका पूरा नाम है ये। उसने क्या कहा था कि उसने इसके अंदर एक और आइडिया मतलब दिया। उसने कहा था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज। इनके वो कह रहा था कि सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और फिर टिश्यूज से आगे मतलब एक बॉडी बनती है। तो ये जीन पैटर्न का आइडिया था। उसके बाद 1831 में हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन था। उसने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दे दिया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उसने ये हम अपने सेकंड चैप्टर में हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी में पढ़ा था कि उसने कैसे जिनके पास सेल को न्यूक्लियन कहते हैं, और उसकी एसिडिक नेचर की वजह से उसने इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। उसके बाद ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक आइडिया अबाउट अ सेल एंड एम्प्टी स्पेस वाज चेंज। मतलब जब ये वाली बात हुई कि हमारे पास सेल एक एम्प्टी स्पेस है,
पहले कहा जाता था, लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो फिर ये आइडिया चेंज हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, सेल एक एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि सेल के अंदर ऑर्गेनेरीज होती हैं। तो ये फिर आइडिया चेंज हुआ। उसके बाद लेटर में ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, जोलॉजिस्ट था, श्वान, जिसने, और जर्मन बॉटनिस्ट शेल्डन, शेल्डन और श्वान ने, उन्होंने सेल थ्योरी को यानी कि मज़ीद आगे बढ़ाया और उसमें कुछ और आइडियाज़ ऐड किए। उन्होंने क्या कहा था कि सेल के यानी कि 3 बेसिक फंक्शन होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और सराउंडिंग द न्यूक्लियस, यानी कि जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के गिर्द जो सराउंडिंग मटेरियल होता है उससे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके आउटर थिन कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल वाल भी हो सकती है अगर यानी कि प्लांट का सेल होगा। तो आगे है कि ये मतलब जैसे प्लांट्स के लिए ऐसे एनिमल्स के लिए भी ये डेफिनेशन एक्सेप्ट की जाती है। तो इसके मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेल थ्योरी क्या है कि फंडामेंटल हमारे जो तो फिर ये हमारे पास ये है कि ये बायोलॉजी में एक मोस्ट फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी कुछ डिटेल्स ये हैं कि रेडोल्फ विर्चू जो था, एक जर्मन फिजिशियन था, उसने क्या हाइपोथेसिस दिया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से लिविंग सेल से ही बनते हैं, यानी कि ये उसका विर्चू का हाइपोथेसिस था। विर्चू ने ये बात हमारे पास कही थी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद हमारे पास सेल से ही बनते हैं। तो उसके बाद ये फिर आइडिया चेंज हुआ कि उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स से बनती हैं। तो ये मतलब इस तरह हमारे जो आइडियाज़ थे वो सारे मतलब ये सारे मतलब हमारे आइडियाज़ चेंज हुए। तो फिर लिविस पास्चर आया, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने क्या कहा था कि उसने जो विर्चू का वर्क था उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इनके बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करके। तो ये मतलब इसकी उसके बाद अगस्टन वाइजमैन था, उसने क्या कहा था कि ऑल लिविंग सेल्स हैव कॉमनली ओरिजिन, क्योंकि उसने कहा था कि तमाम जो सेल्स हैं उनका एक ओरिजिन कॉमन ओरिजिन से मतलब ये ओरिजिनेट होते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब यहाँ से हमारी सेल थ्योरी ओरिजिनेट हुई। और सेल थ्योरी वैसे बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। और ये मतलब सेल हमें नज़र क्यों नहीं आते, ये सारा कुछ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जैसे ह्यूमन नेकेड आई 2 पॉइंट्स के दरमियान जिनका डिफरेंस 1 मिलीमीटर हो। ये आई की रेजोल्यूशन पावर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। तो लेंस से इसकी रेजोल्यूशन पावर इंक्रीज़ की जा सकती है और एक माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर होती है। अगर वो इनके 500x वो नेकेड आई का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो लीस्ट होती है। ये मतलब सारा इसके बारे में आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। और ये हमारे पास सेल थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कि वो ये हैं कि आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 1 और मोर सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर क्या है कि जो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये सेल की डेफिनेशन है। ये 3 पॉइंट है जो सेल थ्योरी की यानी कि बेस हैं। जो सेल थ्योरी ने मतलब दिए थे 3 पॉइंट्स वो यही थे कि किस तरह हमारे पास ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या यानी कि अगर एक सेल पर मुश्तमिल होंगे तो उन्हें यूनिसेलुलर कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो मल्टी सेलुलर कहेंगे। तो जितने भी सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। तो अब हम जब सेल डिवीज़न देखते हैं हमारे पास स्पर्म ज़ायगोट सब कुछ ये भी सेल से ही सारा कुछ हो रहा होता है। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ओवर